हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने समाप्त किया, वो टॉपिक था वेक्टर। आज की सीरीज में या अब अगली सीरीज में कुछ दिनों तक हम लोग जिस टॉपिक के अंडर में रहेंगे वो टॉपिक है मोशन। मोशन जो है वो काइनेमेटिक्स के अंडर में आता है। हम लोग काइनेमेटिक्स के पूरे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप से उम्मीद करेंगे कि आप इस सीरीज के साथ बने रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस चीज को हम लोग मोशन में बोलते हैं, किस चीज को रेस्ट में बोलते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोग जो बात करते हैं कि फला चीज चल रही है या फला चीज रुकी हुई है, हम उसको किसी न किसी चीज के रेफरेंस में बताते हैं। किसी न किसी चीज के रेफरेंस में का मतलब ये कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज रेस्ट में है या कोई भी चीज मोशन में है। ये बात डिपेंड करती है कि उस चीज को कहाँ से देखा जा रहा है। That is also known as frame of reference। कहाँ से उसको देखा जा रहा है या कहाँ से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस जगह को या उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मोशन के बारे में जो बात है, अगर मान लीजिए कि हम किसी ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और किसी से पूछा जाए कि ये आदमी जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो ये बात कहना डायरेक्टली मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये है कि कोई भी चीज ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है और ना ही वो एब्सोल्यूट मोशन में होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन नहीं किया गया है। हमेशा मोशन जो है इज not an absolute term। मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ये कि हम फाइनली इसको ये नहीं कह सकते कि फला चीज जो है वो मोशन में है। मोशन इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है, तो हम इसको किसी न किसी चीज के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस पर्टिकुलर पॉइंट या उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी चल रही है या रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमसे ये कोई पूछे, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारे बगल में हमारा को पैसेंजर भी बैठा हुआ है और हमारे को पैसेंजर से हमारे बारे में कोई पूछे कि ये व्यक्ति चल रहा है या रुका हुआ है, तो चलती हुई ट्रेन में हमारे बगल में बैठा हुआ को पैसेंजर ये बताएगा कि ये आदमी रेस्ट में है। और अगर इसी बात को धरती पर खड़े किसी आदमी से पूछा जाए जो चलती हुई ट्रेन को देख रहा है और उससे पूछा जाए कि ये आदमी रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो बोलेगा कि ये मोशन में है। इसका मतलब हुआ कि हम तो एक ही हैं भाई, हम तो दो हैं नहीं। और हमको एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये आदमी रेस्ट में है और एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये मोशन में है, तो किसकी बात सच मानी जाए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? तो सच ये है कि दोनों ही सही बोल रहे हैं। दोनों का देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अलग अलग है और दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपना अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं एंड बोथ ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। अगर ये एब्सोल्यूट टर्म होता तो या तो उसको दोनों ही लोग रेस्ट में बताते और या तो दोनों ही लोग उसको मोशन में बताते। लेकिन एक ही चीज को अगर एक व्यक्ति या एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में बता रहा है और एक ऑब्जर्वर उसको मोशन में बता रहा है, तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं हो सकता है, वो एक रिलेटिव टर्म है
और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कहां से देखा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि अब मान लीजिए हम अपने कमरे में बेड पर सो रहे हैं, हमारे बगल में हमारा छोटा भाई सो रहा है, कोई भी हमारा रिलेटिव सो रहा है, या कोई रिलेटिव हमारे कमरे में बैठा हुआ है, उससे पूछा जाए कि ये बताइए ये व्यक्ति चल रहा है या रुका हुआ है, तो वो बताएगा कि ये रुका हुआ है। उसके बाद कोई पर्टिकुलर प्लेस ले लीजिए आप, वो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम पूछें, अर्थ पर रहने वाले आदमी से ही पूछें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि दिल्ली अपनी जगह पे रुका हुआ है या मोशन में है, तो हमारा आंसर होगा कि वो रेस्ट में है। लेकिन अगर इसी चीज को किसी दूसरे प्लेनेट से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या बताएगा? हमारे अर्थ के बाहर जाके उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या बताएगा कि वो चल रहा है और बहुत फास्ट चल रहा है। यानी कि जिस वेलोसिटी से हमारी अर्थ का मूवमेंट है अराउंड द सन और ऑन द सेल्फ एक्सिस, वो इस तरह के मोशन ऑब्जर्व करके बताएगा कि वो गोल गोल घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और बहुत तेज चल रहा है। तो आप ये बताइए कि जिस चीज को एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये रेस्ट में है और उसी चीज को प्लेनेट से बाहर जाके कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वो मोशन में है, बहुत तेज मोशन में है, दो डिफरेंट टाइप का मोशन इंक्लूड किए हुए है। तो ये बात बताती है कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। तीसरी बात, तीसरा एग्जांपल सुनिए। अगर हम लोग किसी ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो हम वहां पर ये बोलते हैं या ये पूछते हैं किसी से भी, किसी चाय बेचने वाले से, किसी वेंडर से, टीटी से या रेलवे स्टाफ से या अपने साथ के पैसेंजर से कि आगे कौन सा स्टेशन आ रहा है। आप जरा इस स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करें, डीपली एनालाइज करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई सामने वाला ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेशन आ रहा है। तो स्टेशन आ रहा है, इट मीन्स कि वी आर एज्यूमिंग दैट स्टेशन इज मूविंग, तभी तो वो आ रहा है। और अगर हम स्टेशन पर खड़े होकर किसी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं तो वहां हम पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है। तो अगर हमने ये पूछा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है तो इट मीन्स कि वी आर एज्यूमिंग आवरसेल्फ इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड स्टेशन इज मूविंग। If we are on the platform of the station, then we are assuming, we are considering that the train is moving and we are in the condition of rest. तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो ये रिलेटिव टर्म है ना, तो भाई वो किसका रिलेटिव है? अगर मोशन एक रिलेटिव टर्म है तो वो किसका रिलेटिव है? तो वो रिलेटिव होता है ऑब्जर्वर का। किसका रिलेटिव है वो? ऑब्जर्वर का। अब ऑब्जर्वर कौन है? तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और हमने ये बोला कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, वहां पर वी आर द ऑब्जर्वर और बाकी की चीजें हमारे रेस्पेक्ट में हमारे लिए मूवमेंट में होंगी। जैसे हम सारे लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस कि हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट में रहती है, वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है और सन जो है वो रेस्ट में है, सेंटर में है। लेकिन आप जरा नॉर्मल वे में बताइए, अगर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे होते या हम साइंस के स्टूडेंट नहीं होते, हमको साइंस की कोई नॉलेज नहीं होती, तो हमको जो दिखता है वो ये दिखता है कि सूरज जो है वो सुबह ईस्ट में उगता है और शाम को वेस्ट में डूब जाता है। यानी कि वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि सन इज मूविंग एंड वी आर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। At that point, we are the observer and sun is moving with respect to the person living on the earth. And the person living on the earth is act as an observer और observer की ये property है कि observer always in rest. Observer always in rest. Observer कहीं भी होगा वो हमेशा रेस्ट में होगा। ऑब्जर्वर की ये प्रॉपर्टी हो गई कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि मोशन क्या है। अभी मोशन क्या है ये तो मैंने नहीं बताया, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि
कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। और रिलेटिव किसका रिलेटिव है? तो ऑब्जर्वर का रिलेटिव है, जो कि हमेशा रेस्ट में होता है। अब आप ये बात भी समझ गए होंगे कि हम लोग ट्रेन में बैठते हुए ये बोलते हैं कि कौन सा स्टेशन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग वहां पे ऑब्जर्वर होते हैं, हम लोग रेस्ट में होते हैं और स्टेशन हमारे लिए मूव कर रहा होता है। अगर स्टेशन पर हम लोग खड़े होते हैं तो वहां पे हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं और हमारे लिए ट्रेन मूव कर रही होती है। हम कहीं बस में बैठकर जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली आ गया। इट मीन्स कि वी आर एज्यूमिंग आवरसेल्फ इन कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड दिल्ली इज मूविंग फॉर अस, जो कि आ गया। इसलिए बोला गया कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म होता है। अब मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मोशन में है या रेस्ट में है। तो इसके लिए हम लोग जो डेफिनेशन लिखते हैं मोशन की, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is changing, when an object is changing its position, when an object is changing its position with respect to a fixed point, or a fixed observer, खैर ऑब्जर्वर हमने बोला तो यहाँ फिक्स बोलने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्जर्वर की ये प्रॉपर्टी ही एक वो फिक्स ही है। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में ही होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स ऑब्जर्वर इज सेड टू बी इन मोशन, ये हो गई हमारी मोशन की डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब ये बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है या मोशन की कंडीशन में है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है। किसके रिलेटिव में होता है? तो विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, और इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं मोशन के टाइप्स पर, कि मोशन कितने टाइप्स का होता है और भी मोशन में बाकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो नाउ वी आर डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए, अब मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन के नेचर या जिस जिस चीजों की हमको जरूरत पड़ती है मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बिहाफ पर हम लोग मोशन को बांटते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है मोशन का, टाइप्स ऑफ मोशन। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है डायमेंशंस की। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो 3 तरह के डायमेंशंस जानते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यानी कि पहला है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1D। नेक्स्ट है मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। तीसरा है मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब इन तीनों का अलग अलग मतलब हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे यहाँ पे मैं एक्सिस बना रहा हूं और हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ और वो सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज द मोशन इन 1 डायमेंशन। यानी कि आप अपने कमरे में अगर किसी एक कॉर्नर को एज अ ओरिजिन एज्यूम कर लें और आप किसी एक दीवार को पकड़ के और फर्श पर चलते चले जा रहे हैं, बिल्कुल दीवार से सटे हुए किसी भी एक दीवार को, तो आप मोशन इन 1 डायमेंशन में हैं। अगर आप फर्श पर
इस तरह से चल रहे हैं कि आप जो है कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने इस मोशन में एक्स एक्सिस पर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि आपके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये इस तरह का जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन। तीसरा है मोशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब ये कि मान लीजिए कि कमरे के ओरिजिन से हम ऐसे स्पेस में ऐसे उड़ते हुए चल रहे हैं, तो इस तरह का मोशन जो है दैट इज द मोशन इन 3 डायमेंशन। एक तो ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन को डिवाइड करते हैं। उसके बाद और भी डिवीजन होता है मोशन का। अब ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के अंडर में रहते हुए ही हम लोग जो मोशन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। मैं पहले ही उसकी एक लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, फिर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आप भी अपना दिमाग चलाना शुरू करिए और याद करिए कि और किस किस टाइप का मोशन होता है। मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें होता है एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन में भी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर में आएगा। उसके बाद तीसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मोशन इन प्लेन या मोशन अंडर 2 डायमेंशन के अंडर में आएगा। चौथा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। उसके बाद पांचवा आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ही और आगे हम लोग डीप में जाते हैं तो हमको एक और टाइप का मोशन मिलता है दैट इज द रोलिंग मोशन। ये सारे जो है वो मोशन के टाइप्स होते हैं कि अब सब ये इसी टाइप में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है किसी न किसी में लगता चला जाता है और हम लोग मोशन को लगभग इतने कैटेगरीज में ट्रांसफर करते हैं। सातवां एक और टाइप का मोशन आपको पढ़ने को मिलेगा, कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें हम लोग पुली, डिफरेंट ब्लॉक्स, वेज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि इसका मोशन कैसे होता है। तो ये उस तरह के मोशन को कहा जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे क्लास 9th का ही लेवल होगा और धीरे धीरे हम उसको अपग्रेड करते चले जाएंगे और ये डिफरेंट टाइप के मोशंस हम लोग इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ द मोशन। मोशन क्या होता है, कितने तरह का होता है और इस बिहाफ पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है। अब इस मोशन के अंडर में जब हम लोग और अंदर जाना शुरू करते हैं तो अगला पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग जहां भी बैठकर या जिस तरह के एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में आकर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कि हम धरती पर खड़े होकर किसी चलती हुई बस को देख रहे हैं तो वी आर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग किसी मोशन करती हुई, यूनिफॉर्म मोशन करती हुई यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई अगर किसी बस में बैठकर जमीन को देख रहे हैं
अब आप ये बात समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए कि हम लोग धरती पे खड़े होकर और एक चलती हुई बस को देख रहे हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बस चल रही है। बस जो है वो मान लीजिए हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि बस इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। बस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो जमीन पर की चीजों को देख रहा है, खेत देख रहा है, पेड़ देख रहा है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है? वो ये ऑब्जर्व करता है कि पेड़ जो है वो मूव कर रहा है, और अगर बस जमीन पर खड़े व्यक्ति के लिए राइट टू लेफ्ट जा रही है या लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ठीक इसके अपोजिट ऑब्जर्वेशन जो है वो बस में बैठे व्यक्ति का होता है जमीन पर खड़े चीजों के लिए, जमीन वाली चीजों के लिए। जमीन पर खड़े आदमी को अगर वो देख रहा है तो उसको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि बस में आप बैठ के देखिए, ट्रेन में बैठ के देखिए, तो आपको पेड़, तालाब, ये सारी चीजें, दीवार, घर, ये पीछे की तरफ भागते हुए दिखते हैं। यानी कि इन दैट कंडीशन यू आर द ऑब्जर्वर एंड you are in the frame of reference of the train or the frame of reference of the bus, and you are observing the things which are out of your frame of reference. आप जहां बैठे हुए हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और आप जिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। मैं इसको एक और उससे आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने एक एक्सेस सिस्टम ले लिया और ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है, या पहले वो मान लीजिए कि पॉइंट ए पर था, पहले वो पॉइंट ए पर था, एंड ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट या दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट ए पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ओ ए। उसके बाद वो ए से बी चला गया, ए से वो बी चला गया, और ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया अब ओ बी। हमने ये सारी बातें ओरिजिन पर बैठे बैठे देखी हैं, और वी आर एग्जैक्टली डिटरमाइनिंग the initial situation of the object and the final situation of the object। और हमसे कोई ये पूछेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया वेक्टर ए बी, और हम इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वेक्टर के सीरीज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप पहली बार इस हमारे सीरीज में हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप पीछे के वेक्टर वाली सीरीज में जाकर पोजीशन वेक्टर के बारे में एक बार जरूर उसको देखें। तो ये वेक्टर ए बी को हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। एक दूसरा केस हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि हम यहां थे एक्स वाई, और यहां से क्या हुआ कि कोई पॉइंट हमने ए ऑब्जर्व किया था यहां पे, ये पॉइंट ए यहां से चला गया इस पर्टिकुलर जगह बी पे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये हमारा वेक्टर ओ बी हुआ फाइनल पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर ओ ए हुआ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जहां हम बैठकर देख रहे थे पॉइंट ओ पर, हमने एक्चुअली उसको यहां शिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसे आ गए, ऐसे हमने ओरिजिन यहां ले लिया। अब हमारा ओरिजिन जो है वो यहां शिफ्ट हो गया है, हम उसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा। नाउ दिस न्यू पोजीशन इज एक्स डैश और ये पोजीशन इज वाई डैश। अब जो है, अब यहां से हमारा पोजीशन वेक्टर इसका ये कुछ और अलग हो गया, ये ओ डैश है, ये ए है, ये बी है। अब हमारा नया पोजीशन वेक्टर जो ओ ए था, अब वो ओ डैश ए बन चुका है, और जो बी था वो
ओ डैश बी बन चुका है। अगर हम ऐसा करते कि हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करके पॉइंट ए पर लेके चले गए होते, ऐसे हम मूव कर रहे होते, तो हम इस कंडीशन में जिस तरह का मोशन बताएंगे कि ए से बी जाने वाले ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कुछ और होगा, और इस कंडीशन में जबकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में था, उस कंडीशन में जो हम मोशन का टाइप बताएंगे वो कुछ और होगा। हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू शिफ्ट दिस, और शिफ्ट करने के बाद जो है हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जब हम मोशन के और डेप्थ में जाएंगे तब। फिलहाल यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जो ये एक्सेस सिस्टम है, इट इज मूविंग, इट इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, दिस एक्सेस सिस्टम इज मूविंग। अब मूविंग में ऐसा हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो। तो अगर हमारे इस एक्सिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी कि हम यहां लिखेंगे इस वाले सिस्टम में कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting, no external force is acting on frame of reference, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो मूविंग वाला है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, ये कोई बाहर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में अगर अब आप कुछ समझाएं कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मेन समझने की बात इसमें ये है कि आप जमीन पर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि मोशन में है, और उसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरा ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड कार में बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है। एक कार में वो बैठा हुआ है और कार जो है एक्सेलरेट हो रही है। कार एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब हुआ कि उस कार पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब ये है कि आइदर वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज मतलब स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, या हो सकता है कि उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। तो अगर चेंजिंग वेलोसिटी वाली कंडीशन में आप ऑब्जर्वर हैं, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम जमीन पर खड़े हैं और हमारे बगल में एक पेड़ है। हम जमीन पर खड़े हैं, हमारे बगल में एक पेड़ है और हम उस पेड़ को देख रहे हैं। हमसे अगर कोई ये पूछे कि पेड़ जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम ये बताएंगे कि वो पेड़ रेस्ट में है। और उसी पेड़ को एक चलती हुई बाइक पर बैठकर एक आदमी देख रहा है और बाइक की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो जो आदमी उस बाइक पर बैठकर देख रहा है, वो ये बताएगा उस पेड़ के बारे में कि पेड़ जो है वो फला डायरेक्शन में, यानी उस बाइक के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बाइक के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ चल रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एक चीज को जिसको कि हम रेस्ट में बता रहे हैं, उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेलरेटेड मोशन में बता रहा है। तो जो व्यक्ति उसको एक्सेलरेटेड मोशन में बता रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहा है, और जो व्यक्ति उसको रेस्ट में बता रहा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहा है। हाउ टू डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द टू टाइप्स। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस
इनर्शियल कब होता है वो देखिए। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप का हो गया, एक हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम ये लिखते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम जो होता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acting on frame of reference, acting on frame of reference and अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference either in condition of rest, either in condition of rest or in condition of uniform velocity, or in condition of यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि ना उसका स्पीड घट या बढ़ रहा होगा, ना ही उसके डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा होगा, कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर इस तरह का मामला है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप समझ गए होंगे कि when an external force acting on the frame of reference, then the frame of reference is moving with a variable velocity, then the frame of reference is moving with variable velocity। इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको लिखना है कि when an external force acting on, मैं कर देता हूं, when यहाँ नो की जगह मैंने n कर दिया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। When an external force acting on frame of reference and the frame of reference, यहां से मैं इसको मिटाता हूं, and the frame of reference is moving with नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो, मान लीजिए कि आप एक कार में चल रहे हैं और किसी चलते हुई चीज को आप देख रहे हैं और कार, आप जिस कार में आप बैठे हुए हैं वो कार खुद ही ऐसे घूमती जा रही है, तो आप सामने वाली का मोशन जो ऑब्जर्व करेंगे, सामने वाली गाड़ी का, सामने वाले ऑब्जेक्ट का जो भी आप मोशन ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइप। Then the frame of reference is called non-inertial frame of reference. I hope it is clear, and that's all for today's. Thank you.